आदरणीय साथियों, मोदी सरकार ने देश के उत्तरी पूर्व हिस्से को संघर्ष, टकराव और हिंसा की आग में झोंक दिया है। कानून व्यवस्था और संवैधानिक ढांचा लगता है जैसे चरमरा गया हो। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और देश की संप्रभुता के साथ, सुरक्षा के साथ एक आपराधिक समझौता करने के दोषी हैं। Uncertainty, conflict, violent clashes, and unchecked lawlessness have marred large parts of India's northeast. The situation is beyond alarming. As television channels and the entire media is preoccupied with what is happening in Afghanistan, as government is pushing a divisive Hindu-Muslim narrative, the entire northeast is boiling. There is an alarming situation developing there. Multiple states of northeast have been pushed into an unending and an unprecedented cycle of lawlessness with complete breakdown of law and order and constitutional machinery. संघर्ष, टकराव, हिंसा, कानून व्यवस्था का टूट जाना और संवैधानिक ढांचे पर हमला बोला जाना, यह अफगानिस्तान का दृश्य नहीं जो टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं। यह मोदी सरकार द्वारा बार बार मीडिया को परोसे जाने वाला हिंदू मुस्लिम विभाजन भी नहीं। यह इस देश के उत्तर पूर्व के प्रांतों की वास्तु स्थिति है जो नहीं दिखाई जा रही। सच्चाई यह है कि स्थिति उत्तर पूर्व में खतरनाक बनी है और एक के बाद एक प्रांत उत्तर पूर्व का हिंसा, टकराव और संघर्ष के अंदर झोंका जा रहा है। कानून व्यवस्था टूट चुकी है, लगता है। प्रांत एक दूसरे के साथ दुश्मनी, जैसे दो दुश्मन देश का व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यवहार कर दुश्मनी बरत रहे हैं। दो प्रांतों की पुलिस एक दूसरे पर फायरिंग कर रही है, नागरिकों को गोलियां लग रही हैं और मोदी सरकार आंतरिक सुरक्षा को लेकर कान तले हाथ रखकर सोई पड़ी है। Shockingly and sadly, Modi government remains oblivious to the goings on in Northeast. This wholly indifferent, criminally aloof, hands-off approach of Modi government emanates often from its illegal and divisive usurpation of power in many states of Northeast, and a blind lust to illegitimately latch on to that power, bereft of the consequences for the country. ये सब अंधाधुंध संघर्ष, टकराव और हिंसा मोदी सरकार की किसी तरह भी, कैसे भी उत्तर पूर्व के प्रांतों में नाजायज सत्ता हथियाने का भी एक नतीजा है। और आज भी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से भी उत्तर पूर्व के प्रांतों में जबरन सत्ता हथियाए रहना चाहती है, चाहे देश के लिए कैसे भी घातक परिणाम आए। Friends, the abdication of constitutional duties and failure to intervene to restore even a semblance of order and rule of law goes against national interests and our territorial integrity. मोदी सरकार के द्वारा
मौन धारण करे रहना, आंतरिक सुरक्षा का छिन्न भिन्न हो जाना, संवैधानिक प्रणाली पर हमला होना और मोदी सरकार का मुंह मोड़ लेना, यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया है और उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के संवैधानिक ढांचे, उन दोनों पर जो आघात हुआ है उसको लेकर पूरी तरह से आपराधिक गैर जिम्मेवाराना व्यवहार किया है। Will the Prime Minister and the Home Minister come forward and answer to the country? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सामने आकर देश को जवाब देंगे? पहला, असम और मिजोरम के बॉर्डर पर बार बार हो रही पुलिस फायरिंग, हिंसा, संघर्ष, मौतें, चोटें उन दोनों प्रांतों में हो रही है जहां दोनों एनडीए बीजेपी की सरकार है। याद करिए जुलाई 26, 2021 को असम मिजोरम बॉर्डर पर तथाकथित तरीके से दोनों पुलिस के द्वारा एक दूसरे पर फायरिंग की गई। 6 पुलिस के हमारे सिपाही खुद की पुलिस की गोलियों से मर गए और 80 लोग घायल हो गए। और उससे भी जो बुरा हुआ, जो घातक हुआ देश के लिए, कि दोनों प्रांतों ने एक दूसरे के प्रति आवाजाही, ट्रैफिक चलने और सामान भेजने पर पाबंदियां लगा दी और एक दूसरे के प्रांत के नागरिकों को यह भी कह दिया कि दूसरे प्रांत में मत जाइए। क्या हिंदुस्तान के संघीय ढांचे में 2 प्रांत एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? और कल अगस्त 17, 2021 को फिर तथाकथित तौर से असम मिजोरम बॉर्डर पर उग्रवादियों द्वारा नहीं, पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और यह भी कहा जा रहा है कि 1 से 3 नागरिकों को गोलियां लगी। एक बार फिर असम और मिजोरम हिंदुस्तान के 2 प्रांतों के बॉर्डर पर भारी टेंशन है। दोनों प्रांत एक दूसरे से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे 2 दुश्मन देश करते हैं। पर साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? जब 2 प्रांत एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे बने बैठे हैं, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से क्यों पीछा छुड़वा लिया? क्या आंतरिक सुरक्षा अमित शाह जी की जिम्मेवारी है या कोई और आकर आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी लेगा और जवाबदेही देगा? दूसरा सवाल, दूसरा पहलू, एक और उत्तर पूर्व के प्रांत जो मेघालय में जो हुआ और जो हो रहा है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और मेघालय में भी नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बीजेपी का हिस्सा है। पूरे देश ने देखा, टेलीविजन ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से AK-47 और बंदूकें हाथ में लेकर मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर तालिबान जैसे काले झंडे लेकर, मुंह पर काले कपड़े पहनकर उग्रवादी बंदूकें दिखाते हुए शिलोंग राजधानी के एक कोने से दूसरे कोने तक गए, पर किसी ने उन्हें रोका नहीं। मेघालय के मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके गए। मेघालय में स्वतंत्रता दिवस के ऐन मौके पर 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा। शिलोंग में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इसके बावजूद भी मोदी सरकार चुप है। और कल क्या हुआ 17 अगस्त 2021 को,
जब मेघालय के गवर्नर, जो भारत सरकार की अथॉरिटी के सबसे बड़े चिन्ह हैं, जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ियों पर भी, उनके कारकेड पर भी, कॉन्वॉय पर भी पत्थर बरसाए गए। पर मोदी सरकार कहां है? देश के गृह मंत्री कहां गुम हैं? क्या कारण है कि श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह एक शब्द भी कहने से इनकार कर रहे हैं? क्या यह संवैधानिक ढांचे का क्षीण भीण हो जाना नहीं है, टूट जाना नहीं है? क्या देश के अंदर ऐसे हालात बन जाएंगे कि गवर्नर सड़क पर सफर नहीं कर सकते, उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ेगा और मिलिटेंट्स जो हैं वो प्रदेश की राजधानी में AK-47 दिखाते हुए, लहराते हुए एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे? और ये छदम राष्ट्रवादियों की सरकार है। टेलीविजन ने नहीं दिखाया, वो अलग बात है, पर सच्चाई यही। तीसरा पहलू यह है उत्तर पूर्व के 3 प्रांतों की बात। अब चौथे पर आ जाइए, नागालैंड। नागालैंड में जो पीस प्रोसेस है और नागा पीस अकॉर्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े शानो शौकत से अगस्त 3, 2015 को साइन किया था और कहा था अब यहां हालात सामान्य हो जाएंगे, नागालैंड में पीस प्रोसेस जो है वो चकनाचूर होकर गिर गया है। NSCN-IM जिनसे यह समझौता नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो भारत सरकार के शांति दूत और नागालैंड के गवर्नर RN रवि को पहचानने से ही इनकार करते हैं। क्या कोई संगठन किसी प्रदेश में भारत सरकार के नुमाइंदे, भारत सरकार के अपॉइंटेड इंटरलोक्यूटर उसको पहचानने से, रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर सकता है? और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि NSCN-IM बार बार कहता है कि मोदी जी ने जो अगस्त 3, 2015 को समझौता उनसे दस्तखत किए थे वो भारत के संविधान से बाहर है, भारत के संविधान की परिधि में ही नहीं है, वो तो शेयर्ड सोवरेनिटी का है, यानी उनका देश और हमारे देश का कोई शेयर्ड समझौता होगा। हमने तो यह बात मानी नहीं, पर अब NSCN-IM ने उस पीस एग्रीमेंट की कॉपी रिलीज कर दी है और कहा है कि अलग झंडा, अलग संविधान और 2 देशों के बीच समझौता। क्या कोई प्रधानमंत्री, क्या कोई गृह मंत्री, क्या कोई सरकार हिंदुस्तान के संविधान के बाहर जाकर समझौता कर सकता है? और इस 14 अगस्त को तो हद हो गई जब NSCN-IM के टीम वायावा ने यह कह दिया, एंड आई कोट, नागाज विल नेवर मर्ज विद इंडिया, अनकोट। भारत सरकार कहां है? क्या इतनी हिम्मत किसी की कैसे हो गई कि हमारी सरजमी पर हमारा संविधान मानने से इनकार कर दे? समझौता होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। राजीव गांधी जी ने पंजाब मिजोरम अकॉर्ड करके दिखाया था, जब वो लोग जो अल्ट्रास थे, असम अकॉर्ड करके दिखाया था, जब वो लोग जो अल्ट्रास थे उनको हिंदुस्तान के संविधान और मुख्य धारा के अंदर शामिल किया था। पर क्या मोदी जी ने ऐसा समझौता किया है जो NSCN-IM कह रहा है कि जो हिंदुस्तान के संविधान की परिधि से ही बाहर है? 5वां प्रांत, अरुणाचल प्रदेश। पूरा देश हैरान परेशान था जब वो सारे चित्र आपके टेलीविजन चैनल और समाचार पत्रों से आए कि चीन ने जो हमारी नदी है सारी चू,
जो अपर सुबनसिरी जिले में है अरुणाचल प्रदेश के, वहां 4.5 किलोमीटर में एक गांव बसा लिया है। दशकों से, जब से देश आजाद हुआ है तब से यह हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। और जब ये सारे टेलीविजन चैनल्स पर, अखबारों पर ये फोटो सामने आई तो चीन ने यहां तक कह डाला कि वो अरुणाचल प्रदेश पर हमारे अधिकार को ही नहीं मानते। पर मोदी जी चुप क्यों हैं? देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? छद्म राष्ट्रवादी चुप क्यों हैं? देश के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? क्या हमारी संप्रभुता से, क्या हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से इस प्रकार का खिलवाड़ और समझौता हो सकता है? तो दोस्तों, एक के बाद एक 5 उत्तर पूर्व के प्रांतों में विस्फोटक स्थिति बनी है। हिंसा, टकराव, संघर्ष, गोलियां चलाने, एक दूसरे से दुश्मनी का व्यवहार करने की स्थिति बनी है। कानून व्यवस्था लगता है जैसे टूट गई हो। हमारी संवैधानिक और सीमा की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। आंतरिक सुरक्षा टूट चुकी है। पर मोदी सरकार कहां है? वो कहां खो गई है? इसलिए आदरणीय मोदी जी, हिंदुस्तान की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा से खिलवाड़ कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। Modi government is criminally culpable of compromising India's national security and territorial integrity, which is unacceptable. The responsibility lies at the doorsteps of PM&HM. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दरवाजे पर जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी दस्तखत दे रही है। सामने आइए, देश को जवाब दीजिए। Any questions? You're welcome to ask first on this and then on any other. I am not comparing, my friend. All I am pointing out, like Taliban terrorists brandish weapons, we can understand it happens in Afghanistan. But a similar video was noticed of militants brandishing black flags, black clothes, and AK-47 through the main streets of Shillong with nobody checking them. Is that not abdication of constitutional responsibility by Government of India? And Chief Minister's house is attacked with petrol bombs. Home Minister is forced to resign. 98-hour curfew is imposed. Governor's carcade can't travel without being pelted with stones. Where is Government of India? That's the point that I'm making. Only complaint that I was making is, while the entire television and media is preoccupied with what is happening in Afghanistan, and rightly so, what is happening in our backyard northeast? And why is Government of India abdicating its responsibility in the cover of other news stories? That's my only limited question. Yes, ma'am. I'll come back to you. First, let me answer. Any other questions on this? I come back to you. Sir, regarding Afghanistan, the situation that is developing there, and also in India, politics going up इसको लेके समाजवादी पार्टी नेता का बयान आया है और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन ने पैरवी की है तालिबान की, कि उन लोगों ने दुनिया के सबसे ताकतवर फौज को डिफीट किया, सबने देखा। तो उसमें क्या कांग्रेस की राय है? आदरणीय मित्र, आज तक और इंडिया टुडे ने परसों का हमारा बयान जरूर देखा होगा, क्योंकि आप फिजिकली मौजूद थी, और मैं आपका दोबारा ध्यान आकर्षित करूंगा। तालिबान एक उग्रवादी संस्था है। तालिबान के तार हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तान में है, जो हिंदुस्तान के विरोध उग्रवादी गतिविधि पाकिस्तान की सरकार की रायशुमारी से करते हैं,
मौलाना मसूद अजहर, लश्कर तोयबा, जमात-उद-दुआ और ये सारे जो संगठन हैं, तालिबान उनका सरपरस्त है। और मैं ये भी आपको याद दिलाऊंगा, आज हालांकि दिन नहीं, क्योंकि सवाल पूछा केवल इसलिए, सत्ताधारी दल कई बार तालिबान से, कांग्रेस ने कभी नहीं किया जब तक हम सत्ता में थे, पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और तालिबान का रिश्ता पुराना है। IC 814 की हाईजैकिंग याद कर लीजिए। जब उसे अमृतसर, जब आप कांधार अफगानिस्तान जाकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद उनके मंत्रीगण हिंदुस्तानियों के कत्ल का दोषी उग्रवादी, कुख्यात उग्रवादी मौलाना मसूद अजहर, जरगर और अन्य उग्रवादियों को जम्मू कश्मीर की जेल से जबरन रिहा कर वहां छोड़कर आए थे, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तालिबान के थ्रू वो समझौता नहीं किया था? उसका जवाब भी दे दें आदरणीय मोदी जी। और दोहा में क्या गुपचुप तरीके से कोई इंडियन डेलीगेशन भेजा था तालिबान से बात करने के लिए? हमने तो परसों भी सवाल पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इसलिए अफगानिस्तान की स्थिति अत्यंत गंभीर है। मैंने परसों सुबह भी आपको कहा था, भारत सरकार को चेताया था, अफगानिस्तान में हिंसक उग्रवादी ताकतों का शासन बन गया है, हमें अपने हितों की रक्षा करनी है। और वहां पर जब हिंसक उग्र ताकतें कब्जा कर लेती हैं तो सीधे सीधे पाकिस्तान स्थापित उग्रवादियों को संरक्षण मिलता है। भारत सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? टेलीविजन के माध्यम से डिबेट तो करवा रही है, पर आगे आकर मोदी जी या अमित शाह जी दो शब्द बोलकर तो बताएं। हमें ना बताएं, आज तक इंडिया टुडे को ही बता दें, एबीपी को बता दें, इंडिया टीवी को बता दें, न्यूज 24, CNN, IBN को बता दें, IBN 7 को बता दें, किसी को तो बताएं। नए चैनल को बता दें, टाइम्स नाउ हिंदी को बता दें। चलिए, आप लोगों को नहीं बताते थे। I think I've answered the question. I've already answered the question. Thank you. Yes, ma'am. सुप्रिया जी, परसों भी हमने ये चिंता जाहिर की थी। भारत ने हमेशा, सरकार कोई भी रही हो, और ये कांग्रेस के समय की नीति है जो चली आ रही है, अफगानिस्तान में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए लोगों की चुनी हुई सरकार ही वहां अमन चैन और सरकार चलाए, हम इसके पक्षधर रहे हैं। जब प्रजातंत्र होगा तो महिलाओं और बच्चों को समान अधिकार होंगे। जब पिछली बार तालिबान ने वहां कब्जा किया था तो वहां महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक वर्गों के साथ और प्रजातंत्र की आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति के साथ किस प्रकार का दुर्दांत, दिल दहलाने वाला दुर्व्यवहार हुआ था, यह सोचकर भी आत्मा दहल जाती है। और स्वाभाविक तौर से पूरी दुनिया की महिलाओं को आज इस बात को लेकर गंभीर चिंता है, समेत अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों को, कि उनकी शिक्षा, उनके समान अधिकार, उनके प्रजातांत्रिक अधिकार, उन सब का फिर एक बार हनन हो जाएगा। और यह चिंता वाजिब है, हम उस चिंता से अपने आप को जोड़ते हैं।